So these road blockers, these cement road blockers that you see over here, or some barricades that you saw on the other side, they have just been got in. They weren't here on that night. Clearly the reason why the car went straight into the ditch. Now you see a lot of attention put on this side. If Manish can show you that. Cranes are there, cops are there. This is India, so there will always be bystanders whenever something like this happens. But you see, it all ends here. They have just blocked this very portion because that's where the accident happened. But walk with me a little bit. For at least a kilometer all the way there, the situation remains the same. Nothing changes here. And right now, all the attention is on this cut, on this curve, because that's where the accident happened. All of these, mind you, are death traps in waiting. So interestingly, right now, all the focus is on the exact spot where the accident took place. Now there are barricades, now there are cranes, and lots of other stuff that has been put in. But just walk with me over here to see that several such spots are out in the open in Noida. I could walk this entire, I think, 5-kilometer stretch all the way through this L curve that is there and see that there are constant drains like these, constant open roads like these, which have simply no barricading. All of these, mind you, are death traps, waiting for a disaster to happen. So walk with me now over here. All the attention is on that side because that's where the accident actually took place. What about these? What about places like these where I again said these are disasters in the waiting? But let me get in a more local, hyper-local perspective from here. My colleagues Bhupender and Arun are here. They've been covering the story very, very closely. मुझे पहले समझाइए कि ये तो बहुत समय से होगा ना ऐसा ही. बहुत समय से यहाँ पर हमें बताया गया कि कोई मॉल था जो बनने वाला था, जो इसका काम रोक दिया गया, जिसकी वजह से इसकी नींव बहुत नीचे है. दैट इज़ वाई इट्स वेरी डीप, बहुत गहरा है. तो क्या मॉल था यहाँ पर जो खुलने वाला था और कब से ये ऐसे ही बंद है? मेनली क्या ना, ये ज़मीन एक बिल्डर को अलॉट की गई थी और ये ज़मीन करीब 13,000 स्क्वायर फीट एरिया था जो उस बिल्डर को अलॉट किया गया था. अथॉरिटी की काफ़ी पेमेंट उसके पास बकाया थी, जिसके लिए लगातार उसे नोटिस दिया जा रहा था कि आप अगर वो पेमेंट नहीं देते हैं तो आप अपना वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं. लेकिन इसमें बिल्डर ने क्या करा कि करीब 30 फुट तक इसमें गड्ढा खोदा. गड्ढा खोदने के बाद उसने जो ये प्रॉपर्टी है ये कुछ अदर मतलब जो छोटे बिल्डर हैं उन्हें सेल आउट कर दी. ये पूरा मामला फिर कोर्ट में चला गया. कोर्ट में ही मामला है और जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो प्लॉट है, ये जो एरिया है, ये इसी तरीके से फिर रह गया. अब इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ये पास के सोसाइटी के लोग हैं ये लगातार नोएडा अथॉरिटी को कंप्लेंट देते रहे. पोर्टल पे नोएडा अथॉरिटी का एक पोर्टल है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की फ़ोटो खींच के भेजते हैं तो करीब 24 घंटे से 48 घंटे के उसमें उसका समाधान करते हैं और नहीं तो फिर उस समय बताते हैं कि क्यों नहीं हो पाया. लेकिन लगातार यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है नोएडा अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी, उनके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दी, अधिकारियों से मिल के आए, लेकिन किसी भी तरह का कभी भी कोई यहाँ पर कार्य नहीं हुआ. ये कब कितने सालों से ऐसे ही है ये करीब इसकी अगर बात करें तो 6 सालों से स्थिति इनकी ऐसी ही बनी हुई है. वाओ. और ये 6 साल से ये ऐसे ही खुदा पड़ा है. जी बिल्कुल. तो ये तो मतलब मिरेकल है कि एक ही एक्सीडेंट हुआ है आज तक. नहीं, इससे पहले भी एक हफ्ते पहले भी जो ट्रक गिरा था, एक ट्रक गिरा था और ट्रक गिरने के बाद भी वहाँ पे एक स्थानीय लोग ने उस ट्रक वाले की हेल्प करी थी जब वो बाहर निकल के आया था. उसके बावजूद भी यहाँ लोगों ने ये लगा कि हमारा कोई ऐसा ना गिर जाए, क्योंकि रात के वक्त यहाँ लाइट भी नहीं रहती. आप देख सकते हैं कि ऊपर खंभों पे लाइट भी नहीं है. तो यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट है, उधर दिखाते हैं जरा. ठीक है, तो उधर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है. तो इसमें क्या है कि कोहरे की वजह से यहाँ पे मोड़ पे दिखाई नहीं देता है. जिसकी वजह से यहाँ यू आर राइट, यू आर सेइंग ये टर्न है, टर्न पर लाइट नहीं है. हाँ. तो उसके बाद जो है ना, इन लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ लाइट लग जाए. बिजली विभाग को भी एप्लीकेशन दी, अथॉरिटी को भी एप्लीकेशन दी, लेकिन किसी तरह की कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई. और जब ये घटना हुई, घटना होने के बाद भी सिर्फ एक जेई को उसमें टारगेट करके उसे हटा दिया गया. अब तो खैर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का भी ट्रांसफ़र हो गया है. कितना उससे बातें बदलेंगी हमें नहीं पता. लेकिन मुझे बताइए कि ये तो काफ़ी बसा हुआ इलाका है, राइट? मुझे हमारे पीछे भी दिख रहे हैं काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं जो बने हुए हैं. राइट हियर ATS है, नोएडा का सबसे प्रीमियम बिल्डर है, गोदरेज भी है. तो यहाँ पर तो एक फ्लैट की कीमत होती होगी करीब 2 से 3 करोड़ तक. मैम अलग अलग है. गोदरेज के सबसे महंगे हैं यहाँ पे, मतलब 2 से 6 चले जाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 2 BHK, 3 BHK. लेकिन फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर
जो सबसे बड़ी जो कंप्लेंट्स थी उनकी थी, एक तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर नहीं था। हाँ। ठीक है, उन्होंने कई बार कहा कि रिफ्लेक्टर लगवा दो, लेकिन किसी ने लगवाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे टावर्स नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है एक्चुअली। और उन्होंने टावर्स के लिए भी कहा था कि नेटवर्क अच्छे हैं, लोग सारे यहाँ पे सोसाइटीज वाईफाई जोन है मैम, मतलब वाईफाई यूज करेंगे तभी आप किसी से बात कर पाएंगे। कह रहे हम किसी को 112 पे कॉल करने लगे तो कैसे कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और कह रहे ऐसे भी होता था कि उसके पिता ने भी बताया कि मैंने कई बार ट्राई करा, 3-4 बार ट्राई करा, तब जाके मैं 112 पे कॉल कर पाया। नहीं, मैंने इसलिए पूछा सोसाइटी के दाम वगैरह, क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ रहती हैं, उन्होंने काफ़ी हार्ड अर्न मनी अपना करके लगाया होगा, नोएडा में काफ़ी EMIs दी होंगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है नोएडा का कि आप 3 करोड़ के फ्लैट में तो रह रहे हैं, लेकिन बाहर आपके एक डेथ ट्रैप बना हुआ है कि आपको पता नहीं कि लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे यहाँ पर ऐसे ही लोग रह रहे हैं, हज़ारों फैमिलीज ऐसी रह रही हैं। बिल्कुल, इसमें ये बड़ा सवाल है क्योंकि जो लोग हैं ना यहाँ पे जो फ्लैट में रहते हैं, इन्हें भी जब यहाँ फ्लैट दिया गया था तो दिखाया गया था कि सामने मॉल है, उसके सामने ग्रीनरी है और ये सारी चीज़ें आपके फ्लैट को हैंडओवर करने से पहले सब बन जाएगा। ये मॉल जो अभी डिच है ये मॉल जो बन नहीं पाया, ये सपना दिखाया गया था ये उनको। सपना दिखाया गया था और जो फ्लैट की कीमत उस टाइम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को दिखा के ही उसकी कॉस्ट 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ ली गई थी। क्योंकि इन सबको दिखा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, तो हमारे स्कूल्स, मॉल्स वगैरह हमारे सब पास में है, तो हमारे घर के लिए तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, ना तो कोई मॉल मिला और ना ही जो बाकी सोसाइटियाँ हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं बन पाई। सोसाइटी के जितने लोग हैं सब परेशान हैं। अरुण, आप तो उस रात को भी गए थे, आपने उनके फैमिली से भी बात करी। मैं फिर से फैमिली के पास उनको फिर से वो दोहराना नहीं चाहती हूँ, बहुत ही दुखद समय है उनके लिए भी, पर काफ़ी आक्रोश था लोगों के अंदर। जो सोसाइटी के बाकी लोगों ने, उन्होंने एक विजिल निकाला, पर कैमरा के लिए एक मार्च निकालना अलग बात होती है। यहाँ पर लोगों का क्या कहना है अभी? क्या वो नोएडा अथॉरिटी को ब्लेम कर रहे हैं, या वो यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, या वो फायर को कर रहे हैं, NDRF को कर रहे हैं? लोगों का क्या कहना है इस पर? मैम, जब मैंने लोगों से बात की सोसाइटी वाली, तो सबसे पहले उनका ब्लेम नोएडा अथॉरिटी का था, क्योंकि हमने नोएडा अथॉरिटी को कई बार मतलब वॉर्न करा था उन्होंने, फिर भी काम नहीं एक बार नहीं बार बार वॉर्न करता। हमारे पास हमने एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स भी चलाए थे जो उन्होंने दिए थे, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो क्या कि उनको इसी चीज़ का डर कि 31 तारीख की रात को ट्रक गया है, उससे पहले छोटे मोटे हादसे होते थे, किसी यहाँ पे लाइट ना होने के कारण कोई बाइक स्किट हो गई, की सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकर है मैम, उस ब्रेकर पे जो है जेब्रा लाइनिंग नहीं है, वो सीधा आता है तो आदमी नहीं दिखाई देता रात को। और ये ऐसा इलाका कि रात को फोग बहुत ज़्यादा होता है, पानी है, झाड़ियाँ हैं, खुला इलाका, तो फोग बहुत ज़्यादा होता है। तो उनका ये कहना हम कई बार कह चुके थे, लेकिन किसी ने नहीं समझा, और आखिरकार उनके सोसाइटी का एक बच्चा, जो होनहार बच्चा था, उसकी जान चली गई इस मामले में। इस पे एक चीज़ ये भी है कि जो जितने भी विभाग और हैं, जैसे सिंचाई विभाग है या फिर हम फायर डिपार्टमेंट गए, इन सब को जो है ना नोएडा अथॉरिटी चलाती है। तो अगर इन्हें कोई भी चीज़ चाहिए या कि यहाँ कुछ भी करना है तो उसका पहला अप्रूवल नोएडा अथॉरिटी से चाहिए जी। तो इन लोगों के पास भी इन्होंने, जब सब लोग गए यहाँ सोसाइटी के लोग कि हमें पानी भरा हुआ है, सिंचाई विभाग के पास भी गए कि ये पानी भरा हुआ है, इससे मच्छर आते हैं, हम लोग बच्चे बीमार होते हैं, उसके बाद भी वो सब लोग जो है ना अथॉरिटी पे डिपेंड थे। जब तक अथॉरिटी से बजट पास नहीं होगा या वहाँ से ऑर्डर पास नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो भूपेंद्र, नोएडा अथॉरिटी ने क्यों इस पर काम नहीं करा? हम उनके पेपर्स कुछ देख रहे थे, उनके बजट्स वगैरह देख रहे थे, वो तो अपने पिछले साल का बजट अभी तक स्पेंड भी नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। तो चल क्या रहा था वहाँ पर? नहीं, इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि नोएडा अथॉरिटी के पास ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं है। हाँ। क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी पे नोएडा अथॉरिटी का पैसा दिया हुआ है उधार के तौर पे, और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी के पास खुद बहुत बड़ा बजट है, उस बजट का भी हिस्सा उन्हें नहीं। सबसे बड़ा इसमें है कि लापरवाही देखने मिली अधिकारियों की। शायद उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे काम करना क्यों नहीं करा, क्योंकि सोसाइटी के लोग भी कहते रहे, आसपास के लोग भी कहते रहे, और कुछ विभाग है जैसे सिंचाई विभाग है, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था नोएडा अथॉरिटी को कि इसमें जो ये पानी है कम से कम ये यहाँ से निकाल दिया जाए या उन्हें कोई परमिशन या इस चीज़ें दी जाए। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कभी भी कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं। पर वही मैं जानना चाह रही हूँ, क्यों नहीं करा उन्होंने एक्शन? मैं यहाँ पर निकल के जा रही थी और मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, लोगों के पास मर्सिडीज़ हैं, आउडीज़ हैं। तो ये लोग हैं जो यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आके रह रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, गुड़गांव जैसा एटमॉस्फेयर नोएडा में देना चाहते हैं, लेकिन वो हो क्यों नहीं पा रहा है? नोएडा एक्ट क्यों नहीं कर रहा है अथॉरिटी? मैम, इनका ये कहना था कि हमने जब जैसे जैसे शिकायतें डाली तो कभी कभी आते थे लोग, थोड़ी बहुत सफाई करके चले जाते थे, और ये कहते थे कि आने वाले टाइम में हो जाएगा, 2-4 महीने बाद हो जाएगा। और जब भी बोर्ड बैठक होती है मैम, नोएडा अथॉरिटी बहुत अच्छा बजट पास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उनके पास पिछले साल का भी रखा हुआ है, नहीं कर रहे हैं। तो कह रही सबसे बड़ी बात है पैसा ना हो तो ठीक है, पैसे अगर आपका इतना पैसा है, और मतलब ये भी चीज़ें देखिए कि नाले किस क्वालिटी का, बहुत गंदी क्वालिटी के यहाँ पे मतलब निर्माण किया गया है, तो हमने कहा कि ये चीज़ें ठीक रहेगी, वॉल करवा दीजिए, तो कभी
आश्वासन पे आश्वासन मिले, कभी काम नहीं करने आए वो लोग। So that's the tough one then. What does a common man do? Somebody who's saved up for their entire life, got their EMI payments in time, done everything that they could in time, got their kids in good schools, but this is the life that you lead. And you know, the really tough part here is that this could have been you and me. A lot of people stay in Noida. A lot of news channels are here in Noida. This could have been any of us. Late in the night, getting back from work, but instead of going home, land in a ditch and lose their life. Now, I've spent a couple of hours here to understand this, that this could have been your and my home. This route, so similar to several other routes in Noida, or perhaps even in NCR, even Gurgaon, there's no difference really. The bottom line of this entire story is this, that this is not a story of just an accident. This is not even a story of just somebody drowning. These are areas where affluent people live, where homes are sold at 3 to 4 CR, right? But look at the brilliance inside and the absolute ditch outside. This is also a story that tells you that accountability has to be fixed. It'll take more than outrage. It'll take more than India coverage. It'll take more than sympathy as well to change things here on the ground. It requires answers and it requires fixing accountability. The question is, how do we do that? For now, what I know is that just changing the CEO for Noida Authority is not the answer. It'll take much, much more. With producer Simranjeet Kaur and camera person Manish Jha, I'm Sonal Mehrotra Kapoor in Noida for a special broadcast here for India Today.